आज व्यू 360 में। जर्मन वजीर खारजा तेहरान में अमरीकी पॉलिसी के बरखिलाफ जौहरी मुआहदे पर कारबंद रहने का अहद। कोई भी इदारा अगर वो डे केयर सेंटर बनाना चाहता है हम उसको सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में डे केयर की सहूलत माओ ही नहीं मईशत के लिए भी फायदेमंद। और कॉमेडी के जरिए अमेरिका में अरब नौजवानों के बारे में मनफी सोच बदलने की कोशिश। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुफाहमत एम्बेसडर ज़ल्मी खलीलजाद ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन के लिए मुज़ाकरात एक नए दौर में दाखिल हो गए हैं। एम्बेसडर खलीलजाद ने काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की है। इसकी तफसीलात लेकर आए हैं आज साकिब उल इस्लाम। साकिब, एम्बेसडर खलीलजाद 16 रोज़ के दौरे पे हैं और तालिबान के साथ मुज़ाकरात का अब जो अगला दौर होगा उसे क्रिटिकल करार दे रहे हैं वो। तो अफगान क़यादत के साथ एम्बेसडर खलीलजाद की बातचीत की क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल सारा खलीलजाद खित्ते के दौरे पर हैं और अफगान सदर अशरफ गनी से काबुल में उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि बैनुल अफगान मुज़ाकरात की तैयारी बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने बताया कि इस मामले पर उनके सदर गनी के दरमियान और उनके दरमियान इत्तफाक है। इस मामले पर खलीलजाद का ये भी कहना था कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात, अमरीका के जो मुज़ाकरात हैं वो एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं और अब पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अफगान भी आपस में बातचीत करें। उसके अलावा खलीलजाद ने अपने ताज़ा तरीन दौरे का आगाज़ पाकिस्तान से किया था, जिसके बाद उन्होंने जर्मनी और बेल्जियम में यूरोपीय यूनियन और नेटो की क़यादत से मुलाकातें की। काबुल में उन्होंने सदर गनी को उन मुलाकातों में हासिल होने वाली पेशरफ से आगाह किया है। अफगान सदर अशरफ गनी इस माह के आखिर में पाकिस्तान का भी दौरा करेंगे, जिसे खलीलजाद ने एक मुस्बत पेशरफ करार दिया है। जबकि पाकिस्तान में अगर इस पर आने वाले रिएक्शन की बात करें तो पाकिस्तान की सेनेट की कमेटी बराए खारजा अमूर के सरबराह सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि अमेरिका और दीगर स्टेक होल्डर्स की अफगानिस्तान में अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें खुश आइंद हैं। ये बड़ी मुस्बत और खुश आइंद बात है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों एक ही पेज पर हैं, एक ही सफ़े पर, और चाहते हैं कि एक पायदार अमन कायम हो अफगानिस्तान में, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा, अफगानिस्तान को भी होगा, इस खत्ते को भी होगा। और एक और बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि जो बड़ी ताकतें हैं जिसमें अमेरिका, रूस और चीन शामिल हैं, वो भी अपने बाकी इख्तलाफात कतई नज़र अफगानिस्तान के अमन के हवाले से वो तावन कर रहे हैं और उस तावन में हम भी शामिल हैं। और खित्ते के हवाले से एक अहम खबर ये भी है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 17वां समिट शुरू हो रहा है, जिसमें अफगानिस्तान का जो मसला है उस पर मज़ीद बातचीत होगी। अफगानिस्तान इसमें एक ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर शिरकत कर रहा है, लेकिन अफगान सदर ने किर्गिस्तान में खिताब करते हुए कहा है कि ये मौका है कि जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं वो अफगानिस्तान के मसले पर खुलकर बात कर सकें। ऑलराइट, साकिब उल इस्लाम हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया साकिब फॉर द डिटेल्स। जर्मनी के वज़ीर ख़ारिजा हाइको मास ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन ईरान के साथ जौहरी मुआहदा जारी रखेगी, लेकिन किसी मोज़े की तवक्को न की जाए। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने तेहरान में आज ईरान की आला क़यादत से मुलाकात की है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर मास ने कहा कि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ईरान के साथ किए गए बैन अक़वामी जौहरी मुआहदे में शामिल वादों पर अमल दरामद जारी रखने पर कारबंद हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी तनाव को जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने खतरनाक सूरत हाल करार देते हुए बातचीत पे जोर दिया। हम JCPOA से मुंसलिक रहेंगे और हम इसके तहत अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करना चाहते हैं। इससे हम किसी किस्म के मौजों की तवक्को तो नहीं करते, लेकिन ताल्लुकात में बिगाड़ को रोकने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरान के साथ तिजारत के लिए अदायगियों के खुसूसी निज़ाम को भी जल्द मुतारिफ कराया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि 2015 में किए गए जौहरी मुआहदे को बचाने के लिए ईरान यूरोपीय यूनियन के साथ ताउन करेगा। इससे पहले ईरानी क़यादत खबरदार कर चुकी है कि अगर अमरीका की जानिब से बढ़ते हुए दबाव के खिलाफ यूरोप कुछ न कर सका तो ईरान भी इस मुआहदे पर अमल दरामद रोक देगा। भारत की खुसूसी अदालत ने आज 8 साल कश्मीरी बच्ची के रेप और कत्ल के मुकदमे में 3 अफराद को उम्र कैद जबकि 3 को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। एक कमसिन मुलजिम की उम्र का तयन करने के बाद उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। इस्तिगासा ने मुजरिमान के लिए सजाए मौत का मुतालबा किया था। तहकीकात के मुताबिक ये वाक़या इलाके के मुसलमान खाना बदोश चरवाहों को खौफजदा करके इलाका छोड़ने पर मजबूर करने की सोची समझी साजिश के तहत रोनमा हुआ।
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کٹھوا میں گزشتہ سال جنوری میں 8 سالہ آصفہ کو اغوا کر کے بے ہوش کرنے کے بعد ایک مندر میں 1 ہفتے تک اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد اسے پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا۔ بھارت میں اس واقعے کی بڑے پیمانے پر مذمت کی گئی تھی، جبکہ اس کے بعد بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مذہبی بنیادوں پر فسادات کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر مقدمے کو جموں کشمیر سے بھارتی پنجاب کے شہر پٹھان کوٹ منتقل کر دیا گیا تھا۔ ورک فورس میں خواتین کی شمولیت کے اعتبار سے پاکستان دنیا میں بہت پیچھے ہے۔ پاکستان میں خواتین ورک فورس کا صرف 7% حصہ ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اکثر انہیں خاندان اور کام کے درمیان کسی ایک کو چننا پڑتا ہے۔ دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے خواتین کو جن وسائل کی ضرورت ہوتی ہے وہ انہیں میسر نہیں۔ بلوچستان اسمبلی کی رکن جو ہیں جن کا نام ہے مہجبین شیران، وہ اس مسئلے کی جیتی جاگتی تصویر اس وقت بن گئی جب وہ اپنا بیمار بچہ ایوان میں لے کر آئیں، لیکن انہیں باہر نکل جانے کا حکم دے دیا گیا۔ کیونکہ یہاں یہ رو رہا ہے تو اس کو میں تھوڑا اپنے ساتھ رکھوں، اور اس کے اندر تو میں اس کو لے کے جیسے ہی انٹر ہوئی تو سب سے پہلے لوگوں کو پتہ نہیں ایسے حیران ہو گئے کچھ لوگ کہ یہ کیا ہو گیا، بچہ لے کے آ گئی، تو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی میں اپنے چیئر پہ بیٹھی تو سیکٹری اسمبلی نے کسی کو بھیجا کہ میڈم آپ جو بچہ لے کے آئی یہ یہاں پہ کوئی نہیں لا سکتے، آپ الاؤ نہیں ہے، آپ بچے کو لے کے جائیں یہاں سے۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ کہاں پہ لکھا ہے، کوئی ریٹرن میں ہے، کہاں پہ ہے، پالیسی میں ہے، قانون میں ہے، رولز میں ہے کہ آپ بچہ نہیں لے آ سکتے ہیں؟ تو میری ذہن میں جو انٹرنیشنل جو اسمبلیز کچھ ممالک کے میں نے دیکھے تھی، کچھ پکچرز کچھ ویڈیوز، تو وہاں ان کے ساتھ بچے ہوتے تھے۔ پھر ممبر میں سے کوئی اٹھا کہ میڈم آپ اس کو لے جائیں بچے کو، ممبر آف پارلیمنٹ میں سے۔ پھر باقی چیزیں پھر اس کو پڑھا، اس کو جا کے پھر آ کے دیکھا، پھر وہ نہیں تھا۔ لیکن ابھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ فی الحال تو کوئی قرارداد لاؤں اور اس کے ساتھ بیبی ڈے کیئر فوراً اسمبلی کے اندر بنے پہلے، پھر باقی ڈپارٹمنٹ میں، جی ہاں، جہاں پہ خواتین کام کر رہی ہیں، جہاں پہ ورکنگ وومن زیادہ ہیں، وہاں پہ بیبی ڈے کیئر مطلب ہونی چاہیے۔ وہ تو پہلے بہت ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا ہے، لیکن ابھی یہ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے میں قرارداد لے کے آ رہی ہوں اگلے سیشن میں۔ ڈے کیئر کی سہولت کی اہمیت کے بارے میں ہم بات کریں گے کچھ ہی دیر میں۔ پہلے چلتے ہیں آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب، جہاں آبادی بھی سب سے زیادہ ہے اور پیداوار بھی سب سے زیادہ، لیکن وہاں ملازمت پیشہ ماؤں کی سہولت کے لیے صوبائی حکومت سرکاری سطح پہ ڈے کیئر سینٹر بنا رہی ہے۔ بہرحال یہ اقدام نیا نہیں ہے۔ گزشتہ حکومت نے بھی مختلف سرکاری اداروں میں بچوں کی نگہداشت کے لیے 113 سینٹرز قائم کیے تھے۔ موجودہ حکومت اس سلسلے میں سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کو کیا مدد دے رہی ہے، اس بارے میں دیکھتے ہیں لاہور سے سمن خان کی رپورٹ۔ خواتین پنجاب کی کل ورک فورس کا تقریباً 26% ہیں۔ ملازمت پیشہ ماؤں کو اگر اپنے ہی ادارے میں ڈے کیئر سینٹر مل جائیں تو اس سے بڑی سہولت اور کیا ہوگی۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے وابستہ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر آسیہ ایسی ہی خوش قسمت ماؤں میں سے ایک ہیں۔ اپنے اکارڈنگلی بچے کو یہاں پہ ایڈجسٹ کر لیتے ہو، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ جہاں پہ کام کریں آپ کو وہاں پہ ایک اچھا ڈے کیئر بھی مل جائے۔ ڈاکٹر آسیہ کی طرح دیگر ملازمت پیشہ خواتین بھی اپنے بچوں کی نگہداشت کے بارے میں کم فکر مند ہوں اور انہیں اپنا کیریئر بھی قربان نہ کرنا پڑے، اس کے لیے پنجاب کی گزشتہ حکومت نے 2013 میں ایک منصوبہ شروع کیا جس کے تحت صوبے کے مختلف اضلاع میں سرکاری اداروں میں 113 ڈے کیئر سینٹر بنائے گئے۔ موجودہ حکومت کا ڈے کیئر سینٹر بنانے کا منصوبہ گزشتہ سلسلے کی ہی ایک کڑی ہے، لیکن اس بار نجی اداروں کو بھی دائرہ کار میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کوئی بھی ادارہ چاہے سرکاری ہے یا نیم سرکاری ہے یا غیر سرکاری ہے، اگر وہ ڈے کیئر سینٹر بنانا چاہتا ہے وہ جگہ خود دے گا، ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ وہاں پر 3 بچوں کے اوپر ہم ایک آیا دیں گے، ہم ان کو کھلونے، ان کے لیے تمام جیسے کاٹ وغیرہ، ایون ان کو فریج، اے سی، سیکورٹی کیمراز، اور ان کی انچارج ہوگی جس کو ہم باقاعدہ پے دیں گے۔ لیکن تمام سہولتیں ہمیشہ کے لیے حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوں گی، بلکہ کوئی بھی ادارہ صرف 1 سال تک فائدہ اٹھا سکے گا۔
1 साल के अंदर अंदर डे केयर जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है, उसके पास इक्विपमेंट मौजूद होता है, साल के जो बिल्स और जो सैलरीज हैं वो भी हम दे देते हैं, साल के अंदर उसकी डिमांड होती है और फिर जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको खुद ही ऑन पेमेंट फिर वो डे केयर का सिलसिला चलता रहे। लाहौर में निजी सतह पर 36 साल कबल बनने वाले डे केयर सेंटर किंडर केयर की बुनियाद रखने वाली रिफत शुएब कहती हैं कि हुकूमत का काम सिर्फ डे केयर सेंटर की तामीर नहीं होना चाहिए बल्कि चेक एंड बैलेंस का निज़ाम भी मौजूद होना चाहिए। इसको पैसे के लिहाज से अगर कम तोलें और ये सोचें कि हमने अच्छा एक काम करना है तो फ़ायदा भी हो, लेकिन लोगों के लिए भी वो आसानी हो उसके अंदर। इस मंसूबे के पहले मरहले में वो इदारे डे केयर सेंटर बना सकते थे जहां काम करने वाली माओं की तादाद 25 हो, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इस शर्त को आसान कर दिया है। 3 कैटेगरीज बना दी। अब जो हमारी मिनिमम कैटेगरी है वो 7 बच्चों तक भी अगर कोई बनाना चाहे तो सबसे छोटी कैटेगरी है, तो हम उसके लिए भी ग्रांट्स इशू करते हैं। वुमेन डेवलपमेंट पंजाब ने सूबाई हुकूमत को मुख्तलिफ अजला में बनने वाली नई सरकारी इमारतों में दौरान तामीर ही डे केयर के लिए अलग जगह मुख्तस करने की सिफारिश की है। सरकारी सतह पर डे केयर सेंटर्स बनाने का एक मकसद मुलाजमत पेशा तबके को निजी इदारों की भारी भरकम फीसों से बचाना भी है, ताकि कम आमदन वाले वालिदैन भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। काम करने वाली माओं के लिए बच्चों की मुनासिब देखभाल की सहूलतों की कमी अमेरिका में भी एक बड़ा मसला है। सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हर साल चाइल्ड केयर की कमी की वजह से मईशत को $57 अरब का नुकसान होता है। बाप के मुकाबले में यहाँ माओं के करियर इस सूरत हाल से ज़्यादा बुरी तरह मुतासर होते हैं। यहाँ मसले की बड़ी वजह यह है कि चाइल्ड केयर बहुत महंगी है, स्लॉट्स कम हैं और बहुत से वालिदैन चाइल्ड केयर की क्वालिटी से भी खुश नहीं है। तो डे केयर की सहूलत मईशत पर कैसा असर डाल सकती है, कारोबार के लिए क्या मानी रखती है और क्या ये सिर्फ माओं की ज़रूरत है? इसी बारे में हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक से मुंसलिक इदारे इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन में ग्लोबल लीड फॉर टैकलिंग चाइल्ड केयर एंड एम्प्लॉयमेंट रुदाबा जहरा नासिर से। रुदाबा, वेलकम टू व्यू 360। आपके इदारे ने पाकिस्तान में इस बारे में तहकीक की है और प्रोग्राम्स भी चलाए हैं। ये सबसे पहले बताएं कि जब एक कंपनी डे केयर की सहूलत देती है तो इसका उस कंपनी को क्या फ़ायदा होता है? जी, थैंक यू सारा, मुझे शो पे बुलाने के लिए और इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए जो कि आम तौर पे इतना अहम नहीं समझा जाता। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। मैं शुरू करना चाहूँगी कुछ नंबर्स या डेटा के साथ ताकि हम इसको कॉन्टेक्स्ट में लेके आएँ। यूनिसेफ के मुताबिक इस वक्त दुनिया में तकरीबन 700 मिलियन बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है। इनमें से सिर्फ तकरीबन 50% बच्चे किसी किस्म की इब्तदाई बचपन की देखभाल और तालीम से फ़ायदा उठाते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा गैप है और ये गैप कम आमदन वाले मुल्कों में और बड़ा हो जाता है। इसके साथ साथ दुनिया भर में हमें पता है कि औरतें जो हैं मर्दों के मुकाबले में कोई 3 गुना ज्यादा अनपेड यानी बिला मुआवजा बच्चों की देखभाल और घर के काम करती हैं। और हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक में औरतें ये काम मर्दों से 10 गुना ज्यादा करती हैं। अब इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से औरतों के पास पेड जॉब्स यानी कि अपने करियर को बढ़ाने के जो मौके हैं और टाइम अपॉर्चुनिटीज है वो नहीं उनको मिलती। तो इसलिए पाकिस्तान में खवातीन की जो लेबर फोर्स में शिरकत का जो रेट है वो दुनिया में सबसे कम रेट्स में से एक है। तो ये काफ़ी एक हैरान कुन बात है। अब इसकी सोल्यूशन क्या है? आपने मेंशन किया कि IFC ने हाल ही में एक तहकीक की है जिसका नाम है टैकलिंग चाइल्ड केयर। तो उससे हमें ये पता चला है कि जब गवर्नमेंट और वालदैन के साथ साथ जो कंपनीज हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनका भी इसमें बहुत अच्छा एक बड़ा रोल है। क्योंकि जब कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों की देखभाल यानी चाइल्ड केयर, बेबी डे केयर और फैमिलीज की जो ज़रूरियात होती हैं जैसे सेफ पिक एंड ड्रॉप दे दिया, फ्लेक्स टाइम दे दिया, उनको ब्रेस्ट फीडिंग रूम्स बना दिए, मैटरनिटी और पेड लीव वगैरह दे दी, तो इससे ना सिर्फ फैमिलीज, बच्चे, माएँ फ़ायदा उठाती हैं बल्कि कंपनीज भी इससे फ़ायदा उठाती हैं क्योंकि फिर इसके ज़रिए वो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट कर सकती हैं, उनको अपनी कंपनीज में लंबे अरसे के लिए रख सकती हैं, उनको पीस ऑफ माइंड मिल जाता है, जॉब सैटिस्फैक्शन। ये बहुत अहम बात है कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो जॉब पे रह सकते हैं और खासतौर पे वो खवातीन भी जो अगर मैटरनिटी लीव के लिए जाती हैं तो कंपनी उनको रिटेन कर सकती है, वो वापस भी वहीं काम करने आएंगी। ये बताइए ब्रीफली कि क्या जब हम डे केयर की बात करते हैं तो आमतौर पर यही सोचा जाता है कि जी ये माओं के लिए एक सहूलत है ताकि माँ जो है बच्चे का ख्याल रख सके। जो वालिद होते हैं उनको भी क्या इससे कोई फायदा होता है? क्या हमको इसको जेंडर से बाहर रख के भी देखना चाहिए?
जी जी ज़रूर। एक्चुअली एक और तहकीक हुई है, उसका नाम है मैन केयर कैंपेन, और ये ग्लोबल एक कैंपेन है जिसकी रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फादर्स। उससे हमें पता चलता है कि मर्द जो हैं, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि बच्चों का ख्याल नहीं रखना चाहते। मर्द अगर उनसे पूछा जाए तो वो प्राइवेटली ये कहते हैं कि मैं एक्चुअली अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहता हूँ, मुझे वर्क प्लेस पे सपोर्ट नहीं मिलता, मेरा लोग मजाक उड़ाते हैं। तो अगर हम वर्क प्लेस को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाएं जिसमें मर्द फील करें कि वो सपोर्टेड हैं, तो वो ज़रूर रखेंगे अपने बच्चों का ख्याल, और इसमें वो आगे आएंगे। उनको पता है कि माओ के काम करने से महंगाई का जो बोझ है वो हल्का होता है, पूरी फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, तो क्यों नहीं मर्द सपोर्ट करेंगे। और IFC हम ये कर रहे हैं कि आपने पूछा था चैलेंजेस क्या हो सकते हैं कंपनीज के लिए, उसमें यह है कि अवेयरनेस कम होती है, उसमें यह है कि उनको पता नहीं होता कि कौन सी पॉलिसीज, किस तरह का चाइल्ड केयर, क्या फैमिली फ्रेंडली तब्दीलियां वो लेके आ सकते हैं। तो उसके हवाले से IFC जो है ऐसी कंपनीज के साथ पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के साथ काम कर रहा है, और अगले 1 साल तक हम ये काम करते रहेंगे डिफरेंट कंपनीज के साथ और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ताकि वो इस पे अमल ला सकें। रुताबा, जाते जाते बिल्कुल मुख्तसर ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं और कंपनीज हैं जो खवातीन को एक तरह से इसलिए जॉब नहीं देते क्योंकि उनको लगता है कि कल को जब इनके बच्चे होंगे तो फिर ये जॉब पर तवज्जो नहीं दे सकेंगी खवातीन, और फिर ये बात की जाती है कि जी खवातीन घर का काम संभालें, उनको क्या ज़रूरत है कि वो जॉब करने आए। किसी एक कंपनी के लिए भी खवातीन को अपने इदारे का हिस्सा बनाना क्यों ज़रूरी है? क्या फ़ायदा होता है खवातीन को एम्प्लॉयमेंट देने का? इसके बहुत से फ़ायदे हैं, और हमने पिछले 1 साल में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के साथ ये तहकीक की है पाकिस्तानी कंपनीज को देखते हुए, सिर्फ पाकिस्तानी कंपनीज को। उसमें से हमने 5 केस स्टडीज़ की हैं पाकिस्तानी कंपनी के ऊपर, जिसमें से हमें पता चला है कि डे केयर होने के साथ साथ फ्लेक्स टाइम, ब्रेस्ट फीडिंग, इससे ना सिर्फ औरतों को फ़ायदा है बल्कि पूरी वर्क फोर्स को फ़ायदा होता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स जो होती हैं वो सिर्फ औरतों की एक नीड नहीं है, वो हर एम्प्लॉय की नीड होती है कि मैं अपने टाइम से आऊँ, अगर मेरा कोई इमरजेंसी है तो मैं उस पर आ जा सकूँ। तो वो सब के लिए हमने देखा है कि इट ब्रिंग्स एवरीबॉडी अप। बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर है उसका एक बहुत नुमाया फ़ायदा ये भी है कि जितने ज़्यादा लोग वर्क फोर्स का हिस्सा बनेंगे उतनी ही मईशत भी तरक्की करेगी। रुताबा ज़हरा नासिर हमारे साथ ही इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से मुंसलिक हैं। रुताबा, बहुत शुक्रिया, आपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा और इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, वी रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू, बाय बाय। पाकिस्तान के बारे में अहम खबरों के लिए आप जब चाहें लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, और अगर आपके शहर में आपको वेबसाइट तक रसाई में कोई मुश्किल पेश आ रही है तो facebook.com/VOA उर्दू का पेज आपके लिए हर वक्त हर जगह हाजिर है, जहां आपको हमारी तमाम तर कंटेंट एक क्लिक के जरिए मिलेगी। अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों की जिंदगी कैसी है? अरब नौजवान इस माशरे में खुद को कहाँ देखते हैं? अब तक तो मगरबी मीडिया में ये कहानी गैर मुस्लिम और ज़्यादातर सफ़ेद फाम ही पेश करते आए हैं, लेकिन अमरीकी मुसलमान अपने बारे में बयानी को तब्दील करने के लिए अब खुद आगे आ रहे हैं और मीडिया में अपने लिए जगह बना रहे हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है अमरीकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस हुलू का नया कॉमेडी शो रामी, जो अरब अमेरिकन कॉमेडियन रामी यूसुफ की एक तरह से सवाने हयात है। वॉइस ऑफ अमेरिका से इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इस शो का मकसद ही तंज़ो मिज़ाह के जरिए अमरीका में मुसलमानों से जुड़े दकियानूसी तसव्वुरात को ख़त्म करना है। I don't know what I'm doing, man. I look at my parents and how strong they are and how they just know everything's going to be okay because they have God. कॉमेडियन रामी यूसुफ का कहना है कि उनका कॉमेडी शो रामी बनाने का मकसद इसके अरब अमरीकी किरदार को किसी सकाफती, उम्र और मजहबी तफरीक के बगैर अमरीकी शायकीन से मानूस कराना था। I wanted to zone in on an Arab मैं एक अरब मुस्लिम खानदान को करीब से दिखाकर उनके असल मसाइल दिखाना चाहता था, उनकी इंसानियत और हकीकत दिखाना चाहता था, और ये कि मॉडर्न रूहानियत की कहानी कैसी होती है। A bit more of a modern spiritual story. शो में सेकुलर अमेरिका में इस्लाम पर अमल करने, तारकीन वतन खानदानों में मुख्तलिफ नस्लों के बीच पाए जाने वाले इख्तलाफात, सिनफी मसाइल, करियर और शादी जैसे मसाइल को मौजू बनाया गया है। इस क्लिप में रामी रिश्ते के सिलसिले में एक लड़की को इंटरव्यू दे रहे हैं। What are your goals for this life? This life? Yeah. Before the day of judgment. Yeah, you know, I'm not really like a big planner. It's been kind of मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा लड़का है, ये भी ऐसे ही हालात से गुजरा है जैसे मैं गुजरा था। This Ramadan, I really want to do it the right way, man. It's been a weird year. I'm just like trying to be
good. शुमाली वर्जीनिया में कायम दारुल हिजरा इस्लामिक सेंटर में नमाज के लिए आने वाले कई लोगों के भी कुछ ऐसे ही जज्बात हैं। Faith, understanding of दूसरों की मदद के लिए, अपने हमसाये की मदद को पहुंचने के लिए और एक रूहानी जिंदगी गुजारने की खातिर अपने अकीदे की तालीमात को साथ लेकर चलने की कोशिश करना। ऐसी जिंदगी में मुश्किल हो गया है जो सोशल मीडिया और मादी आसाइशों और अच्छी नौकरियों के पीछे भागने जैसी चीजों से मुतासिर हो। मजाक अपनी जगह, लेकिन अरब अमरीकी मुस्लिम फातिमा का कहना है कि इस्लाम उनकी शनाख्त का हिस्सा है। अक्सर ये मुश्किल होता है, मुझे बापर्दा लिबास पहनना होता है। लोग मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं बाहर काफी गर्मी है, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि मुझे इसकी आदत हो गई है। ड्रामे के किरदार रामे की तरह हुसैन गोल भी अरब अमरीकियों की मुख्तलिफ नस्लों के दरमियान इख्तलाफात देख सकते हैं। मेरे ख्याल में मुख्तलिफ उम्र की नस्लों के दरमियान तब्दीली पूरी दुनिया में मौजूद है, खास तौर पर आज के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में। मेरे ख्याल में लोगों को मजहब अपनी मर्जी से इख्तियार करना चाहिए, न कि इसे विरासत में वसूल करना चाहिए। कॉमेडियन ड्रामे और उनके ड्रामाई किरदार के लिए इस्लाम उनका जाती इंतखाब और उनकी अमरीकी शनाख्त का लाजमी हिस्सा है। पेनेलोपी पोलो के साथ वर्दा खलील, वॉइस ऑफ अमेरिका। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंची वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। और हमारे खुसूसी सिलसिले मेड इन पाकिस्तान में आज हम लेके आए हैं सूबा सिंध की पहचान सिंधी टोपी। इस टोपी को हाथ से बनाने का फन अब कुछ खत्म होता जा रहा है, क्योंकि माहिर कारीगरों को उनके काम का मुनासिब मुआवजा नहीं मिल रहा और बहुत से लोग हाथ से बनी टोपी खरीदने की इस्तात नहीं रखते, इसलिए मशीनी टोपी अब ज्यादा फरोख्त हो रही है। इसी बारे में आज देखते हैं सक्खर से किरण मिर्जा की ये रिपोर्ट। याकूब गुज़िश्ता 40 साल से हाथ से टोपियां बना रहे हैं। माहिर कारीगर होने की वजह से उनकी बनाई हुई टोपियों को लोग बेहद पसंद करते हैं। मोहम्मद याकूब कहते हैं कि एक टोपी बनाने में उन्हें कम से कम 20 से 25 दिन लग जाते हैं। एक एक चीज को बना के सारा धागा भरना पड़ता है, मेहनत का काम है। ये 3000 की 2500 की बेचते हैं होलसेल में, बाजार में जाकर 5000 की बिकती है, 4-5 हजार की। सूबा सिंध में सर पर टोपी पहनना बाइसे इज्जत समझा जाता है। इसका बगैर हमारा जैसा पूरा लिबास नहीं है हमारा। अगर हमको टोपी नहीं हो तो शादियों में, ऐसी खुशियों में जो है अच्छा वाला लेता है, बाकी दिनों में हम ये सादी टोपी पहनता है। हाथ से बनाई जाने वाली टोपियां दीदा ज़ेब होने के साथ साथ खासी पायदार भी होती हैं। उनकी कीमत मशीनी टोपियों की निस्बत ज्यादा होती है और इसीलिए ये बहुत से सार्फिन की पहुंच से अब बाहर होती जा रही हैं। जितनी उनकी मेहनत है उसके हिसाब से पैसा उनको नहीं मिल रहा है। पहले के लोग जो थे ना, उनके काम में सफाई थी और लोग पहनते थे, उनको पता था कि ये चीज़ साफ बनी हुई है, अच्छे पैसे दे जाते थे। वो जब मशीन पे आ गए, गुर्बत ज़्यादा हो गई, इस वजह से ये सस्ती टोपियाँ ज़्यादा ले रहे हैं। यही वजह है कि सिंधी सकाफत की पहचान इन दीदा ज़ेब टोपियों को हाथ से बनाने वाले को कम मुआवजा मिल रहा है, जिससे दस्तकारी के इस फन को सीखने का रुझान भी कम होता जा रहा है। किरण मिर्जा, वॉइस ऑफ अमेरिका, सक्खर। और इसी रिपोर्ट के साथ खत्म होता है हमारा आज का व्यू 360। आपके फीडबैक का हम इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।